बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल में खौफनाक तबाही हो रही है। नेतन्याहू सुप्रीम लीडर के खून का प्यासा बन गया और इसराइल भारतीय गठजोड़ की ऐसी तैसी। इसराइल ने एक और क़यामत की रात गुजारी है और ईरानी मिसाइल ने तल अवीव, हैफा, एलात कई इजरायली शहरों को तहस नहस कर दिया। पूरे इसराइल में कोई इमारत, कोई बिजली घर, कोई मिलिट्री कंपाउंड, कोई ऑयल रिफाइनरी अब महफूज नहीं है। ईरानी मिसाइल इसराइल के चप्पे चप्पे पे गिर रहे हैं। मौत को यूं अपने सरों पे मंडलाता देख के इसराइली शहरियों ने इनखला तेज कर दिया। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट इस वक्त शहरियों से भरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कल तक अहले गाजा की बेबसी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज ये खुद इतने बेबस हैं कि अपने दिफा के भी काबिल नहीं रहे। मैं आपको बताऊं इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम क्यों है। ये आयरन डोम, ये डेविड स्लिंग, ये एरो 2 और एरो 3 ईरानी मिसाइल्स को रोकने में नाकाम क्यों है। असल बात यह है कि इसराइल की मुआशी हालत अब इस काबिल नहीं रही है कि अपने शहरों के दिफा के लिए लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोजाना खर्च कर सके। आयरन डोम की एक मिसाइल की कीमत $50,000 है। डेविड स्लिंग की एक मिसाइल रोकने के लिए $10 लाख चाहिए। गाजा को खंडर बनाते बनाते इसराइल का जंगी बजट $186 अरब से तजावुज कर चुका है और नेतन्याहू का खजाना भी खाली हो रहा है। वो जानता है कि अगर अब इसने अपनी फिजाओं के दिफा की कोशिश की तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए इसे रोजाना करोड़ों डॉलर चाहिए। ये कमीना अब रोजाना इतना माल कहां से लाएगा। इसलिए इस कसाई ने अपने शहरियों को अब ईरानी मिसाइल्स के रहमो करम पे छोड़ दिया। ये दरिंदा अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा है। अपने लोगों को बता रहा है कि अगर हमने इस शख्स को मार दिया तो हम अपने घरों में महफूज रह सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू का ये मंसूबा भी फ्लॉप होगा। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने नेतन्याहू के इस मंसूबे की हिमायत ही नहीं की है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने बता दिया कि इसका दिफाई निजाम किसी एक शख्स के बलबूते पे तो नहीं खड़ा। एक शख्स जाता है, दूसरा फौरन उसकी जगह मोर्चा संभाल लेता है और यह निजाम अफराद का मरहून मिन्नत ही नहीं है। आप देखें, जुमेरात को जब इसराइल ने ईरान पे अपना पहला वार किया तो तेहरान को की आधी अस्करी क़यादत उस हमले का निशाना बनी थी। लेकिन चंद घंटों के बाद ना सिर्फ इनकी जगह नए लोग आ गए बल्कि नई क़यादत ने इसराइल पे जवाबी वार भी कर दिया। दुनिया जानती है कि अब ईरान ना सिर्फ अपने पांव पर खड़ा हो गया बल्कि अपनी बिसात से बढ़कर इसराइली जहरियत का मुकाबला भी कर रहा है। तो ईरान ने इसराइली तैयारों की बमबारी का हिसाब लेना शुरू कर दिया। इस वक्त इसराइल की वो बस्तियां ईरानी मिसाइल्स के निशाने पर हैं जिन पर सियोनियों ने अरसा दराज से कब्जा कर रखा था। और इसराइल का सबसे मौलिक हथियार तो वो गद्दार थे जिन्होंने ईरान को अंदर से नुकसान पहुंचाया। ईरानी फोर्सेस ने इन गद्दारों को बेनकाब करना शुरू कर दिया। इनके एक सरगना को तो कल चौक में सरेआम लटका दिया गया। अब आपको आने वाले दिनों में ईरान की सड़कों पर जगह जगह ऐसे गद्दार लटके हुए दिखाई देंगे। इसराइल के पास अब अपने बचाव का वाहिद रास्ता यही है कि वो अमेरिका समेत दीगर ममालिक को इस जंग के अंदर घसीट ले किसी न किसी तरह। नेतन्याहू एक तरफ बार बार सदर ट्रंप से मदद की अपील कर रहा है, दूसरी तरह भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है। नेतन्याहू की ख्वाहिश है किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर भी यह लड़ाई मुसल्लत हो जाए और इस मज़मूम मंसूबे में इसे मोदी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार एटमी रियासत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ईरानी जनरल का बयान चल रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पे एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पे अपना एटम बम दाग देगा। ये जाली वीडियो है। ये इसराइल और भारत का प्रोपेगेंडा है, AI जनरेटेड है। ईरान के किसी जनरल ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कभी भी नहीं दिया। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनके लिए इतना ही काफी है कि पाकिस्तान इनके अकब में है और मजबूती के साथ डट कर खड़ा है। इसी तो ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज सुनाई दे रही है। सुने जरा आप भी। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. कड़े वक्त में किसी दोस्त की हिमायत का ऐलान भी काफी होता है। आप देखें, पिछले महीने जब मोदी ने शरारत की थी तो तुर्की, अजरबैजान और चाइना ने खुलकर हमारा साथ दिया।
लेकिन इंडोनेशिया, अलजायर, मलेशिया और अरब ममालिक ने सिर्फ भारतीय जारियत की मजम्मत की थी। तो ऐसा दो ममालिक की ये हिमायत जो है किसी मदद से कम नहीं होती। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि अगर इसराइल और भारतीय गठजोड़ ने मेली आंख से भी हमारी तरफ देखा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। हमने अभी ताज़ा तरीन भारत के दांत खट्टे किए हैं, तो इसराइल ने अगर कोई शरारत की तो उसकी भी ऐसी तैसी कर देंगे। और मुझे यकीन है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। इसराइल तो ईरान के हौसले नहीं तोड़ सका, हमसे मुकाबला कैसे करेगा। आप देखें कि इसराइल ने ईरान के तमाम एटमी तनसीबात तबाह कर दी हैं। ईरान के तमाम मिलिट्री साइट्स पर मुसलसल हमले कर रहा है। ईरान की अस्करी क़यादत अपनी जानें दे रही है। उसके बावजूद ईरान के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कल इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ये खौफनाक मनाजिर पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखे। उस हमले से ईरानी टेलीविजन की नशरियात में सिर्फ 5 मिनट का तातुल आया। जी जी जी, सिर्फ 5 मिनट, और वही एंकर दोबारा स्क्रीन पे मौजूद थी और प्रोग्राम जहां खत्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू हो गया। ये होता है हौसला, ये होता है अज़म, ये होता है जज्बा अपने वतन पे मर मिटने का। लेकिन इसराइल को देखें तो इसके शहरी मुल्क छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इसराइली फौज को देखें तो उन्होंने ईरानी हमलों से बचने के लिए अस्पतालों के नीचे बंकर्स बना रखे हैं। ये ईरानी मिसाइल्स का मुकाबला करने के बजाय चूहे की तरह छुप कर बैठे हुए हैं। उन्हें यकीन है कि जिस तरह उन्होंने गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाया था, इसी तरह ईरानी फौज कभी अस्पतालों पर मिसाइल तो नहीं दागेगी। इसलिए एक बात तय है कि यह जंग तवील होती चली जाएगी। एटमी हमले का खतरा इतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर अभी तक इस बात के कुछ सबूत नहीं मिले कि ईरान एटमी सलाहियत तो हासिल कर चुका है, लेकिन अगर इसराइल यूं ही ईरानी आबादियों पर बम बरसाता रहा तो उसे अपने दिफा के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ सकता है। इस तबाही को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को अपना किरदार अदा करना होगा। नेतन्याहू का हाथ रोकना होगा, इसको जंगी मुजरिम करार देकर इक़्तिदार से अलग करना होगा, वरना ये इसराइल के साथ पूरे खित्ते में बसने वाले इंसानों की जिंदगियां दांव पे लगा देगा। ये दरिंदा एक ऐसी जंग छेड़ना चाहता है जिसमें ना किसी की जीत हो ना हार। और अब दुनिया की नजरें अमेरिका पे है। देखते हैं वाशिंगटन इस बहरान का क्या हल पेश करता है। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी तौर पे G7 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको छोड़ दिया, आखिरी दिन अटेंड नहीं कर रहे और वो फौरी तौर पे वाशिंगटन DC पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको कहना था कि मशरिक़ वस्ता में हालात तब्दील हो रहे हैं और उनको वहां पे पहुंचना है। तो इंपॉर्टेंट डेज अहेड। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।